सितारों तक पहुंचने की ख्वाहिश रखने वाला, संभावनाओं से सराबोर एक नौजवान किसी धूमकेतु की तरह हमारे आकाश को चीरते हुए एकाएक गुजर गया। बैठो ना आगे जाके भाई। उसके गुजरने ने जिस तरह से वो हमारे आकाश में कौन था, उसके प्रकाश ने हमें, उसकी ज्योति ने हमें, उसकी आभा ने हमें बहुत कुछ दिखा दिया जो हम शायद अच्छी तरह पहले देख नहीं सकते थे। जिस तरह से धूमकेतु को एक शकुन माना जाता है, एक संकेत माना जाता है आने वाले संकट का, उसी तरह रोहित का जाना, उसका इस प्रकार कौंधना आने वाले संकट की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। ये आने वाला संकट क्या है और इस संकट में विश्वविद्यालय की जगह क्या है, इसका स्थान क्या है, मैं इसके बारे में बोलना चाहूँगा। क्योंकि जो हादसा हैदराबाद विश्वविद्यालय में हुआ वो किसी एक व्यक्ति का हादसा नहीं है, किसी एक विश्वविद्यालय का हादसा नहीं है, ये हमारी पूरी व्यवस्था का हादसा है। हमारे विश्वविद्यालय ही हैं जो खुदकुशी पर तुले हैं। वो विश्वविद्यालय अपना कर्तव्य निभाने में अब नाकाम हो रहे हैं और इस वजह से ऐसा लग रहा है कि लगभग ये सारा उच्च शैक्षणिक संस्थान ही, इसकी यह पूरी व्यवस्था ही खुदकुशी करने पर तुली हुई है। अगर ऐसा है तो क्या इसके बारे में हम चिंता क्यों करें? इसके बारे में हमें चिंता इसलिए करनी चाहिए कि सामाजिक न्याय का जो एजेंडा है, यही एजेंडा तय करेगा आने वाले दिनों में आपके भविष्य में। हमारी पीढ़ी अब लगभग बीती हुई बात हो गई। आपकी पीढ़ी के भविष्य का भविष्य सामाजिक न्याय के एजेंडे से तय होगा। अगर ये एजेंडा सफल होता है तो कल जो हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, उस तरह के हम और गणतंत्र दिवस मनाने की अवस्था में होंगे। और अगर ये एजेंडा विफल होता है तो न तो हम लोकतांत्रिक रह पाएंगे और न ही गणतंत्र रह पाएंगे। तो अगर यही निर्णायक एजेंडा है तो इस निर्णायक एजेंडा के लिए जो केंद्रीय स्थान है, जो निर्णायक स्थान है, वह है उच्च शिक्षा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जैसा हम सब जानते हैं, हमारे देश में गैर बराबरी, विषमता भयंकर रूप से बढ़ी है। जब से ये न्यू लिबरलिज्म का ज़माना आया, तब से विषमता, ये अब सब मान रहे हैं, दक्षिणपंथी लोग भी अब मान रहे हैं कि विषमता बढ़ी है। आपने पढ़ा होगा कि देश के सबसे अमीर 1% लोगों के पास 53% राष्ट्रीय संपत्ति उनके कब्जे में है, और जो सबसे गरीबतम 50% आबादी हमारी है, उनके पास देश की 5% से भी कम संपत्ति उनके पास है। तो इस भयंकर विषमता के रहते हुए क्या हम एक लोकतंत्र रह पाएंगे? हम कभी नहीं रह पाएंगे लोकतंत्र, अगर ऐसा चलता रहा तो अगर इस विषमता को कम करनी है, थोड़ी भी इसमें रियायत बरतनी है, थोड़ी रहम बरतनी है, तो ये रहम कहाँ से आएगा? हमारे पास अब ज़मीन बांटने को नहीं रही और हम संपत्ति बांटने की अवस्था में नहीं है। नहीं हमारा इरादा है संपत्ति बांटने का।
तो ये विषमता कम होगी तो कैसे होगी, कहाँ से होगी? वह कौन सी संपत्ति है, वह कौन सा संसाधन है जो हम, जिनके पास आज कुछ नहीं है, जो अपनी विषमता के बोझ के नीचे तिलमिला रहे हैं, उनको हम क्या दे पाएंगे? अगर हमारे पास कोई ऐसी संपत्ति है जो सामाजिक गतिशीलता के लिए काम आ सकती है और जो हम बांटने की हालत में हैं, तो वो संपत्ति है उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा के अलावा हमारे पास गैर बराबरी को कम करने का और कोई ऐसा उपाय नहीं है जिसे हम ईमानदारी से यह कह सकें हम बांटने की हालत में हैं। इसीलिए उच्च शिक्षा ही वह केंद्रीय स्थान है, अवस्थान है, वह क्रिटिकल लोकेशन है जहां समता की लड़ाई लड़ी जाएगी और ये आर पार की लड़ाई तय करेगी कि आपके समय का भारत गणतंत्र रह पाएगा या नहीं। तो इन विश्वविद्यालयों की जो हालत है उसकी ओर संकेत करता है रोहित का ये कथित, जिसे हम आत्महत्या कह रहे हैं या जिसे हम जो भी कह रहे हैं, वो हमें इस ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है कि विश्वविद्यालयों के साथ क्या हो रहा है। एक तरफ ये सच है कि उच्च शिक्षा की उपलब्धि बहुत जोरों से बढ़ी है। 2001 से लेकर के 2013-14 तक उच्च शिक्षा में जो दाखिले हैं वो 6.5 गुना बढ़े हैं। अब 3.2 करोड़ लोग, आप जैसे लोग उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हैं। 32 मिलियन, यानी कि ये ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से ज़्यादा है। कुछ ही साल पहले हमारा जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो 9%, 8%। अब वो बढ़ करके सरकार के मुताबिक लगभग 24% पहुंच गया है 18 से 23 आयु वर्ग के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इतनी बढ़ोतरी के बाद भी 18 से 23 वर्ष के जो आपके साथ के जो युवक और युवतियां हैं, उनमें से हर 4 में से केवल एक ही कॉलेज या विश्वविद्यालय तक पहुंच पाता है। इतनी बढ़ोतरी के बावजूद, तो बढ़ोतरी तो अपनी तरफ है, इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ हुआ है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में। एक, इसका निजीकरण, इसके बारे में आप जानते ही हैं। और रोहित वेमुला की 3 बहनों ने अपनी जान दी, जिसका अखबार में अभी खबर आई है। उनकी जान किसने ली? 2 चीज़ों ने ली। एक, ऊंची फीस, और दूसरी जो बिल्कुल दिल तोड़ने वाली बात है, खासकर एक शिक्षक के लिए, दूसरी चीज़ ये थी जो उन्होंने कहा कि सीखने को कुछ नहीं। जिस संस्थान में उन्हें दाखिला मिला वहाँ फीस तो ऊंची थी लेकिन सीखने को कुछ नहीं। तो उच्च शिक्षा के में इससे बड़ा हादसा और क्या हो सकता है कि आप आए और आपसे मोटी फीस ली जाए और उसके बदले में आपको सीखने को कुछ न मिले। तो ये हुई निजी क्षेत्र की बात। तो अगर उच्च शिक्षा में समता बढ़ानी है तो ये सार्वजनिक विश्वविद्यालयों से में ही हो पाएगा, सरकारी विश्वविद्यालयों में ही हो पाएगा। जैसा हैदराबाद विश्वविद्यालय, जहां मैंने 5 साल अध्यापन कार्य किया, 5 साल मैंने पढ़ाया है वहाँ। ऐसे विश्वविद्यालयों की क्या हालत है? व्यवहारिक स्तर पर देखें तो कई दिक्कतें हैं। कई ऐसी दिक्कतें हैं जो पहले से विषमता जो मौजूद है उसको और गहराती हैं। आपने पढ़ा होगा कि रोहित को 7 महीने से उसकी फेलोशिप नहीं मिली थी। आप में से बहुत लोग यहाँ हैं जो जानते हैं कि 6 या 7 महीने की देरी अब आम बात हो गई है। फेलोशिप में देरी होना, मिलने में देरी होना।
अगर ये आम बात है तो ये सबके लिए बराबर नहीं है। कुछ छात्र ऐसी पृष्ठभूमि से आते हैं जिनके लिए 7 महीने की देरी का मतलब कुछ और होता है। बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो ये कहने में संकोच होता है उन्हें, ये शर्म के मारे वे इस बात को छिपाते हैं कि फेलोशिप से न केवल उनका अपना गुजारा चलता है बल्कि वो अपने परिवार की सहायता भी करते हैं उसकी मदद से। तो ऐसे छात्रों के लिए ये 6 या 7 महीने की आम देरी जो सबको होती है, जो उन्हें टारगेट करके देरी नहीं की जाती, लेकिन उस देरी का जो असर ऐसे छात्रों पर पड़ता है वो दूसरे छात्रों पर जो असर पड़ता है उससे कहीं अलग है। तो ये पहले से रही विषमता है। इसमें इस विषमता को जन्म देने में शैक्षणिक व्यवस्था ने कुछ नहीं किया, लेकिन इसे गहराने में शैक्षणिक व्यवस्था संलग्न है। उसमें गहराने में शैक्षणिक व्यवस्था हाथ दे रही है, मदद कर रही है। इसी तरह से कई मायनों में हम देखते हैं तो कागजी तौर पर, सतही तौर पर, जिसे हम कहते हैं फॉर्मल एक्सेस मिल गया है। रिजर्वेशन अब 93वां जो संशोधन हुआ हमारे संविधान का, उसके बाद से जैसा आप जानते हैं 2008 से ओबीसी रिजर्वेशन कथित अभिजात संस्थाओं में भी लागू हो चुका है। तो अब कायदे कानून अपना काम कर चुके हैं। जो कानूनन जो एक्सेस आपको मिलना था वो मिल चुका है, लेकिन फॉर्मल एक्सेस और सब्सटेंटिव एक्सेस यानी कि कागजी उपलब्धि या कागजी दाखिला, औपचारिक दाखिला और वास्तव का दाखिला, इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। और इसी फर्क को रोहित वेमुला दर्शा रहे हैं, बहुत मार्मिक ढंग से दर्शा रहे हैं। आप लोगों में आपस में रिजर्वेशन को लेकर के कई बार बहसें हुई होंगी या आपने ऐसी बहसें सुनी होगी। तो इन बहसों में आपने सुना होगा ये कहते हुए लोगों को, और क्या चाहिए इनको, दाखिला दे दिया, फेलोशिप दे दी, और क्या चाहिए। तो फॉर्मल एक्सेस और सब्सटेंटिव एक्सेस में जो जमीन आसमान का फर्क है वो इन्हीं सवालों में है। किसी को अपने ग्रुप में, अपने साथ किसी को शामिल करना, किसी को अपने बराबर का मानना, ये बहुत सूक्ष्म चीजें हैं। ये हमारे दिल के अंदर की बातें हैं और हम सबको वो तौर तरीके आते हैं जो बिना एक लफ्ज कहे, बिना एक शब्द कहे हम किसी को नीचा दिखा सकते हैं, किसी को अपनी औकात दिखा सकते हैं। ऐसे सारे तौर तरीके हम बिना सोचे समझे इनका इस्तेमाल करते हैं। भेदभाव, खासकर जातिगत भेदभाव, ऐसी चीज है जिसके लिए जानबूझकर कुछ करना हमेशा जरूरी नहीं है। जिस तरह के भेदभाव जो सामाजिक संरचना में घुल मिल जाते हैं, इस कदर घुल मिल जाते हैं कि हम अवचेतन ढंग से ही, सबकॉन्शियस वे, हम भेदभाव करने लगते हैं। भेदभाव करने के लिए अलग से कुछ नहीं करना पड़ता। कोई सुबह नहीं उठता कि आज मैं भेदभाव करूंगा, ये निश्चय करके कि भाई आज मैं भेदभाव करूंगा। ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। आपको सिर्फ समाज की जो ढलान है, समाज की जो रीति है, सहज रूप से जिस तरह से समाज चलता है, आपको केवल उसका साथ देना है। आपको सभ्य शिष्ट बने रहना है, विरोध नहीं करना है। इतना करने भर से आप भेदभाव में सक्रिय रूप से भाग ले रहे होंगे। यही है भेदभाव का चमत्कार, यही है कि ये एक ऐसा जुर्म है जिसमें कोई पकड़ में नहीं आता। सब कहते हैं कि, जैसे हैदराबाद विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय भी कह रहे हैं
कि हम इन छात्रों के हिमायती हैं, हमें इनसे कोई बैर नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। तो ये सब कैसे संभव हो पाता है? ये संभव हो पाता है तभी जब समाज में भेदभाव की जो मादा है, उसकी जो नींव है वो इतनी गहरी बन चुकी है कि, और उसकी जड़ें इतनी गहरी पहुंच चुकी हैं कि इसे अलग से इस पौधे को, इस बड़े पेड़ को अलग से सींचने की जरूरत नहीं होती। ये अपनी खुराक अपने आप बना लेता है हमारी चुप्पी में। हमारी चुप्पी से ये फूलता फलता रहता है। तो इस तरह के भेदभाव को हम कैसे दूर करें? सवाल हमारे सामने यही रोहित ने खड़ा किया है। और जब ये पूछा जाता है कि और क्या चाहिए, कागज पर जो लिखा है, कानून पर जो लिखा है वो तो मिल गया, और क्या चाहिए? तो ये और वही है जिसकी ओर रोहित संकेत कर रहे हैं। हमारे विश्वविद्यालय, आज हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि हमारे विश्वविद्यालय आज की स्थिति में वह एकमात्र स्थान है, एकमात्र सार्वजनिक स्थान है जहां आने से पहले लोगों को ये अपेक्षा हो सकती है कि उनके साथ बराबरी का बर्ताव किया जाएगा। ये अपेक्षा लेकर के आप कामकाज की दुनिया में नहीं जा सकते, क्योंकि कामकाज की दुनिया श्रेणीबद्ध है, हायरार्किकल है। इस अपेक्षा को लेकर के आप सामान्य जीवन में नहीं जी सकते, क्योंकि सामान्य जीवन में आप किसी परिवार में पैदा हुए हैं, उस परिवार की किसी प्रकार की हैसियत है, आर्थिक हैसियत है, सामाजिक हैसियत है, और इन हैसियतों से आप बंधे हुए हैं, जन्म से पहले ही आप बंधे हुए हैं। तो बराबरी की अपेक्षा आज समाज में कहीं और नहीं हो सकती। अगर हो सकती है कहीं, तो वो है उच्च शिक्षा में। और अगर उच्च शिक्षा में भी ये इस तरह की बराबरी, और किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसा माना जाता है कि विश्वविद्यालय एक जल्दी ही गुजर जाने वाली घटना है, 2, 3, 4, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 साल, इसके बाद फिर आप, जिसे हम कहते हैं यथार्थ, कठोर यथार्थ में आप प्रवेश करेंगे। लेकिन हर इंसान की ये ख्वाहिश जरूर होगी कि कम से कम इन 2, 3, 4, 5, 6 सालों में उसे कभी तो बराबरी का स्वाद मिले, जिसे अपने बाकी जीवन में इसके स्वाद के मिलने की अपेक्षा कम हो। उसके लिए विश्वविद्यालय और भी महत्वपूर्ण जगह हो जाती है। और ऐसी जगह में प्रशिक्षण से ज़्यादा कुछ होना ज़रूरी है। और ये हमारी उच्च शिक्षा के साथ जो हो रहा है, व्यवसायीकरण के नाम पर इन्हें लगातार इनके कद को ओछा किया जा रहा है, इनकी व्यापकता को सिकोड़ा जा रहा है, और अब से ये कहा जा रहा है कि आप यहाँ केवल किसी प्रकार का कौशल या किसी प्रकार की दक्षता सीखने आए हो। जिस तरह से कुत्तों को और घोड़ों को प्रशिक्षित किया जाता है, ट्रेन किया जाता है, उस तरह से हम चाह रहे हैं कि लोगों को हम ट्रेनिंग दें, जिससे जल्दी से जल्दी वो नौकरी पाएं और निकल जाएं विश्वविद्यालय से। हर इंसान में जो चाह होती है, जो अरमान होते हैं, चाहे वो उन पे पूरी तरह से अमल कर पाए या नहीं, सपने देखने का हक तो कम से कम सबको होना चाहिए। और सपनों को हम केवल हवाई सपने न समझें, क्योंकि सपने ही ऐसी चमत्कारी चीजें हैं। सपनों से ही वह इस्पात निकलेगा, वह फौलाद निकलेगा, जिससे हम अपनी महत्वाकांक्षाओं को अमली जामा पहना पाएंगे। हम अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपने अरमानों को सच कर पाएंगे। तो अगर हमारे विश्वविद्यालयों में सपने देखने की छूट न हो, किसी को भी रोहित जैसे सितारों को छूने की छूट न हो, तो हमारे विश्वविद्यालय अपना काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि विश्वविद्यालय आज हमारे समाज में
केवल प्रशिक्षण का स्थान नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा उसका महत्व इससे कहीं ज़्यादा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, समाज के हर कोने में आज विषमता छाई हुई है और इससे छुटकारा पाना आसान नहीं है। जो भी रास्ता निकलेगा इससे छुटकारा पाने का, आज की तारीख में वो विश्वविद्यालय से ही शुरू होगा। और अगर हम इस शुरुआती दौर में ही, विश्वविद्यालय के चरण में ही इस तरह के सपनों का गला घोट दें, तो हमारे समाज का भविष्य, आपका भविष्य अंधकार में जरूर होगा। इसलिए जब तक समता की लड़ाई में कम से कम आंशिक सफलता हासिल नहीं होती, हम ये नहीं कह सकते कि हमारा लोकतंत्र सुरक्षित है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारा गणराज्य बनकर रहेगा। तो अगर इसकी रक्षा करनी है, जिसमें हम सबका स्वार्थ है, चाहे हम अमीर हों, चाहे गरीब हों, चाहे किसी भी जाति या समुदाय के हों, किसी प्रांत के हों, हम सब का स्वार्थ इसमें है कि हमारा लोकतंत्र बना रहे। और अगर लोकतंत्र को बनाए रखना है तो हमारे विश्वविद्यालयों को अपना कर्तव्य, पूरा कर्तव्य, अपना संपूर्ण कर्तव्य निभाना होगा। और इस कर्तव्य को निभाने के लिए विश्वविद्यालयों को मजबूर करना होगा, क्योंकि आज विश्वविद्यालयों पर जिस तरह के अंकुश लग रहे हैं, जिस तरह से उनमें दखल दी जा रही है, इससे ये साफ पता चलता है, जैसा कि हैदराबाद विश्वविद्यालय में आप देख चुके हैं, यह कोई एक कुलपति नहीं है, ऐसे आपको 20 कुलपति मिल जाएंगे। यह कोई एक सांसद नहीं है जो इस तरह की हरकत कर रहा है, ऐसे आपको दर्जनों सांसद मिल जाएंगे। तो इस तरह की घटनाएं लगभग हर सार्वजनिक विश्वविद्यालय, सरकारी विश्वविद्यालय में दोहराई जा सकती हैं। इसलिए संकट बहुत समीप है और रोहित धूमकेतु बनकर हमें इस संकट के बारे में आगाह कर रहे थे। तो अगर हमें उनके इस संकेत का, इस संदेश का पूरा फायदा उठाना है, तो हमें अपने विश्वविद्यालयों की तरफ ध्यान देना होगा, उनमें संघर्ष करना होगा। हम चाहे जिस किसी भी हैसियत में हो विश्वविद्यालय में, हमें संघर्ष करना होगा कि ये समता की ये थोड़ी सी जो ज़मीन बची हुई है, कम से कम इसे हम बचा कर रखें। धन्यवाद।